नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं छेड़ी है, बल्कि इस पूरे ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है, जहां कठोर कानूनों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्सर सबसे कमजोर दिखाई देती है। सर्वोच्च अदालत ने साफ संकेत दिया है कि आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, लेकिन संविधान की आत्मा उससे भी बड़ी है। यूएपीए जैसे कानूनों में लंबी कैद, धीमी सुनवाई और बेहद कम दोष सिद्धि दर, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जताई है और खुलकर यह चिंता सामने भी रखी। कोर्ट ने याद दिलाया है कि न्याय का अर्थ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि समय पर सुनवाई भी है। और इस बीच यूएपीए में बंद इख्तियार अंदाबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली दंगा मामलों से लेकर जम्मू कश्मीर के मामलों तक अब बहस इस बात पर तेज हो गई है कि क्या प्रक्रिया ही दंड में बदलती जा रही है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अदालत ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया है। यानी संदेश सिर्फ जांच एजेंसी के लिए नहीं है, न्याय व्यवस्था के भीतर भी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अब सिर्फ अदालत की टिप्पणी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच खींची एक नई संवैधानिक रेखा भी मानी जा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बहस होगी, क्योंकि इस बहस को लेकर एक बड़ी बहस अदालत के बाहर भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट है। आपने भड़काऊ भाषण दिए थे। एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ संविधान की आजादी, और इनके बीच खड़ा है भारत का सबसे कठोर कानून यूएपीए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है बड़ा सवाल, अगर मुकदमा सालों साल चले, अगर दोष सिद्धि बेहद कम हो, तो क्या आरोपी को बिना सजा के ही बरसों जेल में रखा जा सकता है? इसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एनआईए के अभियुक्त को बेल ग्रांट करी और बेल ग्रांट करने के उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो जजमेंट गुलफिशा फातिमा, जो कि जिसको लोग शर्जील इमाम के जजमेंट के नाम से जानते हैं, उस जजमेंट ने के नजीब, जो कि एक 2021 का जजमेंट है 3 जजेस बेंच का, वो 3 जजेस बेंच में पूर्व न्यायाधीश एनवी रमन्ना का जजमेंट है, और उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइन ले डाउन करी हैं कि बेल की कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसमें बहुत सीरियस अपराध हो। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी को दोहराया है, कहा है कि यूएपीए में भी बेल नियम है, जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट की यह सिर्फ एक लाइन नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा है। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 और 22 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार देते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी पर यूएपीए लगा है, उसका संवैधानिक संरक्षण खत्म नहीं हो जाता। यानी अदालत ने साफ कर दिया, संविधान किसी भी कठोर कानून से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले की ऐसी व्याख्या पर सवाल उठाए, जिसके बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे मामलों में राहत नहीं मिल पाई थी, जहां मुकदमे सालों से चल रहे हैं, चार्जशीट मोटी होती जा रही है, लेकिन फैसले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। यूएपीए के केस में वो जजमेंट जब आया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से जेल काट रहा है और उसका ट्रायल पेंडिंग है, तो ट्रायल अगर कुछ समय सीमा से ज्यादा पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को उसको बेल देनी चाहिए। इसी वजह से ये काफी चर्चित हो गया है, क्योंकि जो शर्जील इमाम का जो जजमेंट है, जो कि गुलफिशा फातिमा के नाम से है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस 2 जजेस की खंडपीठ ने इस जजमेंट का इंटरप्रिटेशन ठीक तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बातों का निचोड़ यह है कि यूएपीए में भी बेल सामान्य सिद्धांत है। मुकदमे में देरी यानी जमानत का आधार लंबी कैद सजा जैसी नहीं हो सकती। बड़ी पीठ के निर्णय को छोटी पीठ कमजोर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब फैसले का हवाला दिया है, जहां 3 जजों की पीठ, जिनमें जस्टिस एनवी रमन्ना, आज की सीजेआई और तत्कालीन जस्टिस
सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे। साफ कहा था कि अगर मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो जमानत दी जा सकती है, लेकिन अदालत ने अब कहा कि बाद के कुछ फैसलों में इस सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को नहीं, अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी चेतावनी देता दिखा। और फिर अदालत ने वो आंकड़ा रखा जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, यानी एनआईए की दोष सिद्धि दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये दर 1% से भी कम बताई गई है। सोचिए, अगर सजा इतनी कम तो फिर वर्षों की कैद किस लिए? अदालत ने साफ कहा कि ऐसी हिरासत मुकदमे से पहले दंडात्मक कैद बन जाती है। दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बहस फिर तेज कर दी है। क्या कठोर कानूनों में प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है? इसी सुनवाई में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से गिरफ्तार नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल इफ्तिकार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। लोकतंत्र सिर्फ कठोर कानूनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय के संतुलन से, जहां राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक की स्वतंत्रता भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संतुलन की याद दिलाई है और शायद यही कहा है कि अगर मुकदमे अंतहीन हो जाएं, तो जेल न्याय नहीं, व्यवस्था की विफलता बन जाती है। जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये जब मुकदमा दर्ज करती हैं, गिरफ्तारी करती हैं, चार्जशीट तक तो बहुत सारी चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं और बहुत उत्साह में वीर तुम बढ़े चलो होता है। लेकिन जब सज़ा दिलाने की बारी आती है, तब तक पता नहीं कैसे यू टर्न हो जाता है, जांच में खामियां निकल जाती हैं, कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तर्क और दलीलें नहीं दे पाते हैं, साक्ष्य के साथ दलीलें मेल नहीं खाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आरोपी बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में, अपने निर्णय में यही कहा कि ये वजह यही है कि लोगों को, आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ऐसे में मुकदमे में अगर देरी हो रही है, मुकदमा बहुत कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको जमानत से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब ये सवाल है कि जांच एजेंसियों पर, कि जांच एजेंसियां, उन्हें आखिर अपने में क्या तब्दीली करनी है, कैसे अदालत का भरोसा जीतना है, कैसे अपनी जांच को पारदर्शी बनाना है और सटीक बनाना है, ये अब उनके ऊपर है। कोर्ट ने गेंद उनके पाले में डाल दी है। कैमरामैन जगन्नाथ महंती के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस पर दरअसल चर्चा शुरू हुई थी जब उमर खालिद, जो दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार है, पिछले 6 साल से सलाखों के पीछे है और उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में असाधारण अपवाद का जिक्र किया था यूएपीए के भीतर और उनको बेल देने से इनकार कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आखिरकार संवैधानिक अधिकार उस असाधारण अपवाद से भी बड़ा होता है और इसीलिए अब पूरी बहस इस बात पर छिड़ी है कि जो सख्त कानून है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, फिर वो भले पीएबेले के कानून हो या नारकोटिक सब्सटेंस के एनडीपीएस के एक्ट हो, इन सभी मामलों को लेकर क्या बेल अपवाद नहीं जरूरी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम मेहमान इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि मामला गंभीर है तो उसकी ट्रायल भी जल्द होनी चाहिए। अगर ट्रायल नहीं शुरू होती है तो बेल मिलना अधिकार बन सकता है। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता है कांग्रेस के, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अमिताभ सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ एडवोकेट्स उज्जवल निकम, वरिष्ठ वकील है और उसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्य है, वो भी, उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा। उज्जवल निकम जी, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा था, 3 सवाल दरअसल मैं सबसे पहले इस पैनल के सामने रखूंगा और उज्जवल निकम जी आपके सामने भी रखने की यही कोशिश रहेगी। 3 सवालों के इर्द-गिर्द दरअसल मेरे सवाल रहेंगे। पहला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी या संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है, लेकिन संवैधानिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, क्या छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को बदल सकती है? जिस तरीके से बड़ी बेंच ने कह दिया था कि ऐसे मामलों में संवैधानिक स्वतंत्रता को अहमियत देनी चाहिए और बेल एक तरीके से रूल होना चाहिए, उस फैसले को क्या बदला गया था? और तीसरा सवाल, यूएपीए के मुकदमे क्यों लंबित रहते हैं? जिम्मेदार आखिरकार इसके लिए कौन है? जिस तरीके से कन्विक्शन रेट है उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उज्जवल निकम जी, शुरू होने से पहले कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के मामले पर टिप्पणी की थी, लेकिन उसी बीच आज कड़कड़ूंगा कोर्ट का फैसला आया है। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को एक बार फिर झटका मिला है और उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया गया, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
कल ही सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया था। इस फैसले के तहत इख्तियार अंद्राबी को उन्होंने 6 साल जेल में बिताने के बाद नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत वो दरअसल उनको बेल दिया गया था, लेकिन अब उमर खालिद को दिल्ली दंगा केस में जो यूएपीए के तहत 6 साल से गिरफ्तार है, उनकी जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी। इससे पहले 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण अपवाद बताकर यूएपीए के तहत बेल देने से मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जमानत पर प्रतिबंध है एक तरीके से, और प्रथम दृष्टि से प्राइमा फेसी उन्हें लगता है कि उमर खालिद और शारजिल इमाम इसमें शामिल होंगे, वो किंगपिन है और इसीलिए उन्हें हम बेल नहीं दे रहे हैं। ये बात का जिक्र उसमें किया गया था और अब कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। उज्जवल निकम जी, एक बार फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है। एक बार फिर वो इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। साहिल जी, मैं पहले यह साफ करना चाहता हूं कि हम किसी केस के फैक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। आमतौर आज हमारी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्वतंत्रता का एक लागू किया है, जो हमारा घटना के मुताबिक आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 जिसको स्वतंत्रता का जिन्होंने फैसले में सुनाया है, वो बात और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ये 2 बातें। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जब सरकार कोई विशेष संविधान लेके आती है, विशेष कानून के रूप में लेके आती है, तो उस कानून का मकसद क्या है, उस कानून का ऑब्जेक्ट क्या है, यह देखना भी जरूरी है। जहां तक यूएपीए का सवाल है, यह एक विशेष ऑब्जेक्ट के लिए कानून लाया है और जहां तक हमारी पर्सनल लिबर्टी जोपर्डाइज होती है क्या, यह अगर इससे सवाल जुड़ा जाएगा तो मैं कहूंगा कि पर्सनल लिबर्टी का इसमें कोई सवाल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो कानून विशेषता यूएपीए लाया है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर कोई बंदी बनता है तो यह देखना होगा कि किस कारण वो बंदी बना गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ऐतराज, जो डिले द ट्रायल नहीं जल्दी शुरू हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि ये कभी सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा किया गया है? क्या सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार रहती है? मैंने कई ऐसे मामले चलाए हैं जिसके मुझे दुख हो रहा है ये बात उन चैनल पे कहने पर कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसी ट्रायल 12 साल तक चली, लेकिन कोई आरोपी ने बेल का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर फैसिलिटीज भोगना मांगता है। ऐसे कई मामले में महाराष्ट्र में चला रहा हूं और जिसमें आपको भी मालूम है कि बीड़ की मर्डर केस 1.5 साल हो गया, होने के बाद भी चार्ज फ्रेम होना को टाइम लगता है, ट्रायल शुरुआत नहीं होती है, जज साहब 15-15 दिन की तारीख दे जाती है, अभियोजक पक्ष कहता है कि तारीख जल्दी दो, नहीं माना जाता है। क्या इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी के? इसलिए हम गलत यह कर रहे हैं कि जेल एंड बेल, नो जेल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। यह बहुत पुराना प्रिंसिपल हो गया है। यह हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जहां तक जुड़ा हुआ रहता है, तब तक ये ऐसे सवाल नहीं किए जाते। उज्जवल निकम जी, और इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, आपकी बात आपने मुंबई ब्लास्ट के ट्रायल का जिक्र किया जो 13 साल तक ट्रायल चली थी और आखिरकार 13 साल के बाद उसमें कई लोगों को आखिरकार बेल देना भी पड़ा था। टाड़ा के तहत उसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है कि उनको बेल पर रिहा कर दिया गया था और उसकी वजह से हमने देखा कि कई लोगों को टाड़ा के तहत भी बेल दिया गया था। लेकिन मेरा सवाल किसी स्पेसिफिक केस को लेकर नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे कई कड़े कानून जो है, यूएपीए जिसमें शामिल है, एनडीपीएस जिसमें शामिल है, सेक्शन 37 जैसे कानून शामिल है, एनडीपीएस का सेक्शन 37 जिसमें है कि जिसके तहत बेल नहीं मिल पाती, या पीएमएलए जैसे कानून है कि जिसके तहत बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि कन्विक्शन रेट को भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, उसका जिक्र किया गया है। जो मामले सामने आए हुए हैं, जरा अगर वो नंबर्स हम चला दे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी इसमें, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर खास करके यूएपीए की अगर हम बात करें तो 2023 में 2914 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 113 लोगों का।
2023-22 में 2636 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 41 लोगों का। 2021 में 1621 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कन्विक्शन हुआ था सिर्फ 62 लोगों का। 2020 में 1321 लोगों की गिरफ्तारी, कन्विक्शन होता है 80, और 2019 में 1948 लोगों की गिरफ्तारी, 34 लोगों का कन्विक्शन। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि यूएपीए के तहत मामले तो लंबे चलते ही हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, 5% तक भी कन्विक्शन रेट पहुंच नहीं पाता है। जम्मू कश्मीर के भीतर तो 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, यानी 99% केसेस में लोग छोड़ दिए जाते और इसीलिए हम अंद्राबी को, जो मामला उनके सामने था, उनको हम बेल पर रिहा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे, और यही बात पीएमएलए के भी है, पीएमएलए के आंकड़े भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। कुल मिलाकर यहां भी सवाल है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की नहीं है क्या? साहिल जी, ये आपने सिर्फ आंकड़े बताए हैं, मैं तो खुद प्रोसिक्यूशन अभियोजक पक्ष का हिस्सेदार रहा हूं, और जहां तक मैं जानता हूं, कई बार आरोपी तरफ से, अभियुक्त तरफ से यह हथकंडियां अपनाई जाती है कि डिले द ट्रायल एंड डिरेल द ट्रायल। शायद आपको पता होगा कि बम ब्लास्ट हो या अलग मामले हो, जितना लंबी ट्रायल खींची जाए, और यह अभियोजक पक्ष हमेशा करता है, इसीलिए कि वी आर लैंग्वेजिंग इन द जेल, ये एक बात। दूसरी बात है कि हमारे जो विटनेसेस रहते हैं प्रोसिक्यूशन के, और उनका एक हौसला जो रहता है वो टूट जाता है कई सालों के बाद, वो नहीं आते कोर्ट में। इसलिए ट्रायल एक्सपीडाइट करना यह बहुत बहुत जरूरी है। जैसे स्पेशल एनैक्टमेंट से मैं हमेशा यही कहता हूं कि स्पेशल एनैक्टमेंट जिसमें सिक्योरिटी के मामले जुड़े हुए हैं, वहां ट्रायल एक्सपीडाइट करना चाहिए। अगर कोई डिले करता है तो उनको भी पेनलाइज करना चाहिए, यह मेरा कहना है। इसलिए हमें कानून में सुधारना लाना चाहिए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ये भी इसमें होना चाहिए। क्या सिर्फ वकील लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्या? इसका जवाब मैं नहीं देता, लेकिन ये आपके आंकड़े जो है ना, इसमें जजमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम शारजिल इमाम और ये मतलब दिल्ली दंगों के केस की बात करें, उमर खलीद वाले मामले की बात करें, तो 2020 में उनकी गिरफ्तारी होती है, नवंबर 2020 में पहली चार्जशीट फाइल होती है, फरवरी 2024 में सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है, सितंबर में पहली चार्जशीट, नवंबर में दूसरी, फरवरी में तीसरी चार्जशीट, यानी मार्च 2 में चौथी चार्जशीट फाइल होती है, यानी 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के बाद 7 जून 2023 को लास्ट चार्जशीट फाइल की जाती है, यानी 3 साल चार्जशीट फाइल की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल नहीं शुरू हो पाती। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाना चाहिए? उसके बाद अगर कोई जेल के भीतर है, जेल की आपने कहा कि जेल में सुविधाएं दी गई थी, जेल की सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे खिलाफ आप मुकदमा चला ही नहीं रहे हो, आप मुझे बस अंडर ट्रायल के तौर पर बिना मुकदमा चलाए जेल के भीतर रख रहे हो, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी जा सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि 3 जजेस के बेंच ने के नजीब वाले मामले में यह साफ शब्दों में कहा था कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो यूएपीए के भीतर भी असाधारण मामला नहीं माना जाना चाहिए और बेल दे देना चाहिए। क्या यह सही नहीं होगा फिर? साहिल, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन मेरा पहला एक बुनियादी सवाल यह है कि ट्रायल शुरुआत क्यों नहीं होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका आंसर ढूंढना चाहिए। क्या कभी किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह ढूंढा है कि यह चार्जशीट फाइल होने के बाद अभियोजक ने पक्ष ट्रायल लेट डिले से शुरू की है, क्या आरोपी के वकीलों की तरफ से शुरू हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार, यह भी ढूंढना होगा ना। इसलिए आज हम ये नहीं देखते, हम ये देखते चार्जशीट फलाना तारीख को दर्ज हुआ, ट्रायल शुरुआत लेट हो गई, सेकंड चार्जशीट, थर्ड चार्जशीट। देयर शुड बी ए लिमिटेड कंपास और टाइम शेड्यूल चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पहले ही प्रोसिक्यूशन ने फर्स्ट दिन उनका प्रोग्राम देना चाहिए। अनावश्यक अननेसेसरी विटनेस एग्जाम करने में पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए देखिए आज कल के क्या होता है, ये हमारी सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये समझती है चार्जशीट फाइल होने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वो देखते भी नहीं
There is no proper communication between the public prosecutor and the investigating officer. This is a serious lacuna in our prosecuting agencies. और इसलिए हमारे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और डिफेंस लोग ये देखना होगा, इसके लिए जजमेंट, एक जजमेंट देख के कोई पता नहीं चलेगा। हमें इसलिए ये देखना होगा कि क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट केस नहीं शुरू किए। अगर हाँ साहिल जी, मैं सहमत इसलिए हो, अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ट्रायल चार्जशीट के बाद देरी से करती है बिना वजह, तो आरोपी को बेल मिलना जरूर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आरोपी की जेल में डुबा दो। और दूसरा उसको एक्सेप्शन ये है, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूं। और मैंने भी बात अभी कह रहे, मैं ट्रायल चला रहा हूं, मैं इसके चैनल पे भी स्क्रीन पे नहीं कहूंगा, लेकिन वो सिक्योरिटी से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट सिक्योरिटी की। तो नेशनल सिक्योरिटी या संवैधानिक अधिकार, दरअसल ये बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी, आपने हमसे बात की इसके लिए। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, आप सुन रहे थे, उज्जवल निकम राज्यसभा के सांसद भी है और कई बड़ी केसेस उन्होंने संगीन कानूनों के तहत चलाई है। टाडा का मामला हो, कोटा के मामले हो, कई सारे चलाए। उनका यह कहना है कि यह एक्सेप्शन नहीं हो सकता इस तरीके से, और बेल खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा वालों मामलों में। और उनका कहना है कि भाई ट्रायल डिले होता है, उसके कई कारण होते हैं, जानबूझकर भी डिले किया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक बार फिर अंडरलाइन किया है अपना ही फैसला, और इससे पहले जनवरी में जो उन्होंने शर्जील इमाम और उमर खलीद के बारे में कहा था, उसके खिलाफ जाकर वो बात कहने की कोशिश, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि नहीं है? उज्जवल निकम को भी आपने सुना। देखिए, पहली बात साहिल भाई और हमारे पैनल सबको नमस्कार। ये नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसमें कौन थे? जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये दो लोग थे, और तीसरा एक और जज थे, अनुराधा बासु, अगर मुझे याद है तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और पुराने चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट उन्होंने नजीब वाले केस में दिया। कोई और आप हर एक आदमी शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरफ ये डिबेट डायरेक्ट करना चाहता है। मैं बोल रहा हूँ ये उमर खालिद और शर्जील इमाम की डिबेट ही नहीं है। इसी आधार पर यूएपीए में तो रोना विल्सन भी है, सुरेंद्र गार्डलिंग भी है, हनी बाबू भी है, ये भी है, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम डिबेट से थोड़ा हटना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उज्जवल निगम साहब के पॉइंट्स वैलिड है, पर जो केसेस जो यूएपीए में है, जो ट्रायल हुआ है, उसमें कन्विक्शन 1.5% है। आप ही के आंकड़े हैं। डिले छोड़ दो साहिल भाई, जो केसेस जिसमें जो है ट्रायल हुआ है उसमें 1.5% है। ये जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, क्षमता जो भी होगा, डिले होगा, जो भी बोल दीजिए। दूसरी बात है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल निकम साहब बोल रहे थे ट्रायल की देरी है। सुप्रीम कोर्ट के डिले क्यों होता है, आपको क्या लगता है डॉक्टर अजय कुमार? साहिल साहब, डिले क्यों होता है? अरे सर, मैं आपको क्या लगता है डिले के लिए जिम्मेदार कौन है? गुरुजी, मैं तो इतने दिन बाद आपके चैनल में है, तो थोड़ा सा संयम रखिए, मैं बता देता हूँ। उसी पर मैं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जुडिशरी वैकेंसीज जो है भारत में 22 जजेस है 10 लाख लोग के लिए। दुनिया भर में 7 है, 3 है, 2 है। ये भारत की स्थिति है। 25% वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट और बिलो जुडिशरी में, 25%। ये जुडिशरी, ये जो जजेस की कमी है, उसके अलावा रूम्स की कमी है। 12 साल से सर कौन राज कर रहा है, आप बता दीजिए। 12 साल से जो भी सरकार होगी, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि जुडिशरी जिम्मेदार है। हम तो पुलिस में रह चुके, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम तो तैयार है, लेकिन हमारे पास मैन पावर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूज मैन पावर शॉर्टेज है। रिपीटेड लॉ कमीशन के रिपोर्ट, साहिल भाई 30 सेकंड लेकर खत्म कर लूंगा। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि जुडिशरी में कमी है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज में 4300 केस है पर जज। भारत का औसतम जज पर केसेस है 2200, और आप बोलिएगा जुडिशरी जो है ट्रायल नहीं कर रही है। 4300 का केसेस पर जज यूपी के, अब आंकड़े में दे रहा हूं आपको, यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज के लोड है 4300। तो आप बताइए कि डिले नहीं होगा भाई साहब? डिले तो होगा ही ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही कारण है डिले का, या और भी कोई कारण है? और शर्जील इमाम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस बात का जिक्र किया है। ये बात का जिक्र हमने नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद ही इस बात का जिक्र किया हुआ है, और ना ही ये ठीक है। मामला हिंदू मुस्लिम या किसी और तरीके का मामला है। नहीं, ये क्योंकि देखिए- सख्त और संगीन जुर्म में या कानूनों में जिस तरीके से बेल मिलने में देरी होती है, उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजय कुमार जी, मेरा सवाल अभी भी यही है कि जो डिले हो रहा है, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी इस पर बात करेंगे कि क्या ये प्रोसिक्यूशन के तरफ से डिले होता है या उज्जवल निकम जिस तरीके से कह रहे हैं कि जानबूझकर डिले करवाया जाता है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई भी यूएपीए केस में, और प्रेम शुक्ला जी भी हो सकता है इसको मानेंगे, 90% यूएपीए केस में विटनेस जो है सरकारी होते हैं या एविडेंशियल एविडेंस होता है, कागज के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर। अगर आप देख लीजिएगा वो जो बीमा कोरेगांव या जो भी केसेस हुए हैं हाल में, आपने चार्जशीट जो है ये बीमा कोरेगांव में 5 साल पहले आपने दाखिल किया था, और ये दिल्ली राइट्स में हमारा विचार दूसरा है कि कपिल मिश्रा जी को भी उतने उसी कारण से दोनों की तरफ से होनी चाहिए थी, बट छोड़ दीजिए। अगर आपका कहना है कि सरकार ने 3 साल पहले चार्जशीट दिया, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना कि विटनेसेस को प्रोड्यूस करने का। विटनेस को कौन प्रोड्यूस करेगा? बात यहां पर आके रुक रही है कि क्यों नहीं सरकार ट्रायल जल्द से जल्द करती है, जिसके वजह से आगे इन लोगों को सजा दिलवाई जा सके, क्योंकि आपने 4 चार्जशीट फाइल की हुई है, सिर्फ दिल्ली राइट्स की बात करें तो। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसमें सुनवाई में देरी, जो ट्रायल है उसमें देरी, और जिसके वजह से लोग कहते हैं कि उसमें बेल मिलना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत। देखिए, अभी आप ही के समक्ष एक प्रख्यात अभियोजक आदरणीय एडवोकेट उज्जवल निकम थे, और एडवोकेट उज्जवल निकम ने रेखांकित किया कि हर मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिले नहीं है, बचाव पक्ष भी ज्यादातर मामलों में गवाहों को पूरी तरह से कुंठित करने के लिए बचाव पक्ष मामलों को डिले करता है। बचाव पक्ष मामले को डिले करे और उसी के आधार पर कल वो बेल ले ले, और इसको जो है अगर नियम मान लिया जाए तब तो गजब हो जाएगा। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में एक जजमेंट देता है, और वही जो है मई 2026 में दूसरा जजमेंट देता है। दोनों डबल बेंच हैं। अब ऐसे में इस मामले में लार्जर बेंच को रेफर किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। जहां तक बात रही कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, अगर उमर खालिद और शर्जिल इमाम मुसलमान नहीं होते तो इस मामले को विपक्ष जो है बिल्कुल महत्व ही नहीं देता। आप ध्यान रखिए साहिल भाई, 1980 के दशक में टाडा कानून आया और पहले सिखों पर ज्यादा लगा पंजाब में, तब तक कोई भी टाडा के विरोध में अभियान इस देश में नहीं चला। 1990 के दशक में मुस्लिम इस्लामी आतंकवाद ने सिर उठाया बड़े पैमाने पर और मुसलमानों पे लगा। तमाम लोग जो हैं वो टाडा कानून के खिलाफ उतर गए। अब श्रीमान अजय कुमार जी यूएपीए कानून में डिले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टाडा के तहत 76,000 गिरफ्तारियां हुई थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी टाडा लागू करने से लेकर टाडा खत्म करने तक, और 76,000 गिरफ्तारियों में 1% से भी नीचे जो है कन्विक्शन रेट था। जहां तक बात है एनआईए ने यूएपीए के मामले में 2022 के संसद में बाकायदा यह बयान दिया गया है कि 2022 में 94% कन्विक्शन रेट एनआईए के मामलों का रहा। 94%। 38 मामले 2022 में एनआईए ने दर्ज किए और 38 के 38 में कन्विक्शन लाया। 38 का ट्रायल चला, 38 कन्विक्शन हुए। एक ये भी पक्ष है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो यूएपीए के मामले आए हैं उसमें कन्विक्शन रेट कम है, तब भी 5 से 6% है, जो टाडा की तुलना में 6 गुना है। एक यह भी पक्ष है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में टाडा आया, और टाडा में तब तक टाडा अच्छा था जब तक सिखों पे लग रहा था। टाडा तब खराब हो गया जब मुसलमानों पे लगने लगा। तो ये हिंदू मुस्लिम करने की हमारे देश में राजनीतिक संस्कृति है। अगर जो है एक 10 सेकंड और नहीं साहिल जी 10 सेकंड कानूनी मामला है, ये संवैधानिक मामला है, ये अधिकार का मामला है या हिंदू और मुस्लिम मामला है जो प्रेम शुक्ला उठा रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अजय कुमार बात करेंगे। 10 हाँ नहीं, बहुत अच्छा। देखिए इसी मामले में जो है कृपा करके मुझे बताइए ना कि अगर जो है 6 साल तक जेल में रहने के कारण उमर खालिद की
संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, तो उन 53 लोग जो मारे गए उस दंगे में, दंगाइयों के षड्यंत्र के कारण, उन 53 लोगों के संवैधानिक अधिकारों का क्या? वो तो पूरी तरह से मार दिए गए, उनके तो परिवार उजड़ गए, उनके तो प्राण चले गए। उनके संवैधानिक अधिकार के प्रति भी क्या राष्ट्र को और समाज को सचेत होना पड़ेगा कि नहीं, यह भी एक चिंता का विषय है। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि जब मैं प्रेम शुक्ला जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए आंकड़े को तोड़ मरोड़ करके बोलना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। यूएपीए किसने लाया, किस सरकार ने लाया? एक मिनट सर, पहले सुन लीजिए ना। आपको थोड़ा मरोड़ा क्या जरा स्पष्ट कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। साहिल जी, या मैं तो आऊंगा नहीं। क्या थोड़ा मरोड़ा रेखांकित कीजिएगा, इतना ही कह रहा हूं मैं। छोटा सा विनय मेरा है, क्या थोड़ा मरोड़ा जरा रेखांकित आप 2 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। कैसे थोड़ा मरोड़ा वो जरा अजय कुमार जी बता दीजिएगा। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात रखी है, जब एनआईए की केस होती है तब उसमें कन्विक्शन ठीक होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की केसेस पे कन्विक्शन ठीक नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर लोकसभा के आंकड़े ही मैंने यहां पर कोट किए थे प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो गलत आंकड़े गलत है, क्योंकि वो लोकसभा में एनआईए का आंकड़े निकाल के इनको दिखा दीजिए। दूसरी बात क्या है, यूएपीओ या टाडा कांग्रेस सरकार लाई थी। प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को हर चीज मुस्लिम हिंदू दिखाई देता है। सबसे ज्यादा यूएपी का लागू हुआ था कश्मीर में, वहां पर एक ही मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर ही हुआ ना, मुसलमान के ऊपर ही हुआ। कांग्रेस की सरकार भी थी, कहीं और जो सिखों पर होती है। हमारे समय यूएपी हम नहीं लाया, टाटा हम नहीं लाया। और आपको जो हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम से अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अभी जो है भीमा कोरेगांव केस में अधिकांश तो हिंदू थे। इश्यू वो नहीं है, इश्यू ये। और तीसरी बात, जो आपके जो तथ्य गलत थे, वो 2 बेंच की जजमेंट नहीं थी सर, 3 जज की जजमेंट थी। नजीब वाला, नजीब वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने जनवरी 2026 का जजमेंट कोट किया। अरे सर, मैंने जनवरी 2026 थोड़ा सा कर रहे थे जब शारजील इमाम को बेल डिनाई कर दिया गया था जनवरी 2026 में, उसका जिक्र कर रहे थे। तो आपको सर उतना रेस्पेक्ट दीजिए एक दूसरे को। बस मैं क्या, आपको मैंने टोका नहीं था, मुझे बोलने दीजिए। मैं पूरा रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप ही बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि वो बोलने दीजिए उनको। अजय कुमार जी, समय निकल जाएगा। चलिए अजय जी, आपकी बात 3 जज के, जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनुराधा बोस, 3 जज के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, उसी को ये 2 बेंच के जज कोट कर रहे थे कि जब 3 बेंच के जज ने ये निर्णय दिया। बिल्कुल नहीं, तो सर हो सकता है। ओके, हमको साहिल भाई, इसको जो आप ही रेफरी है, तो या बाकी 2 वकील साहब, अमिताभ जी तो पढ़े लिखे इंसान है, वो ज्यादा जानते हैं, और आशुतोष भी बहुत ही पढ़े लिखे। अमिताभ जी आप ही बता दीजिएगा, 2026 मामला यहाँ पर कहीं और जा रहा है। ठीक है, नहीं, मामला कहीं और जा रहा है। देखिए, यहां पर मामला इस बात को लेकर उठाया जा रहा है अमिताभ सिन्हा जी, कि अदालत यह कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यूएपीए में भी 43D5 के तहत जब बेल डिनाई कर दिया जाता है, उसमें भी सीमित न्यायिक समीक्षा की जाती है, और उसके आधार पर अगर जज को लगता है कि प्राइमा फसी, उन्हें लगता है, प्राथमिक दृष्टि से उन्हें लगता है कि भाई ये दोषी हो सकता है, तो उनका बेल रोक लिया जाता है। लेकिन कब तक, यह सवाल आप सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। साहिल जी धन्यवाद, अंत में मुझे आपको समय देने के लिए मिला समय। देखिए, जब अभी उज्ज्वल निकम हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जो एक बात कही कि डिले द ट्रायल एंड डिरेल द ट्रायल, तो मैं इस अभी कार्यक्रम में देख रहा था, हमारे मित्र हैं अजय जी, और पूरे कार्यक्रम को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करना, ये बड़ा संवेदनशील विषय आपने उठाया है। और इसमें तब उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही विरोधाभास में, अपने ही कंट्राडिक्शन को हाईलाइट कर रही है। मैं इस विषय पे ही सिर्फ बोलूँगा। राजनीतिक दृष्टि से यदि इस पर चर्चा शुरू कर देंगे तो इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। मैं साहिल जी आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक छोटा सा इसमें निवेदन है। देखिए, जो अभी जजमेंट आया है अभी कल का, वो जस्टिस नागरत्ना जी और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां जी ने दिया है। उसके पहले जो जनवरी में जजमेंट आया था, उस जजमेंट में जिसमें शरील इमाम वाला केस था, उसको जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस उन्होंने क्या नाम है उनका, जो अपने हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं सॉरी एक मिनट। तो मेरा मानना ये है कि जस्टिस अंजारिया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, तो जस्टिस अंजारिया, अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया, अब देखिए दोनों लगभग समकक्ष हैं। अब एक ने यदि कोई जजमेंट दिया, तो आज शरजील इमाम के केस के बारे में यदि रेफ़र किया गया था आज के मैटर में, अंद्राबी के केस में, जम्मू कश्मीर वाले मामले में, तो मेरा हमेशा मानना, और मैंने आपके भी चैनल पे और अलग अलग जगहों पे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के
इसमें कहीं संज्ञेय नहीं होगा ये मामला। मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिना वजह के अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन से बचना चाहिए। इससे अदालत की ही जो मान प्रतिष्ठा गिरती है। ये 2 जजेस के बेंच ने जनवरी में कहा, इन 2 जज के बेंच ने आज मई में कह दिया। मेरा मानना है कि यदि आप सिर्फ अंद्राबी के केस को डील करिए और बोल दीजिए कि उसको बेल देना है, यहाँ पर यदि एप्लीकेबिलिटी की बात प्रोसिक्यूशन उठा रहा है 26 के जनवरी का, तो उसको बोल दीजिए कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लार्जर बेंच का जो नजीब वाला मैटर है उसको हम कंप्लाई करेंगे। सिंपल बात है। इतना लंबा चौड़ा कहना मुझे लगता है न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, सबसे पहली बात। और मैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों से जजेस को बचना चाहिए। मैं दूसरी चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन सबसे पहली चीज़ क्या है कि हैंगिंग यानी फांसी की सज़ा भी एक्सेप्शन में होती है, क्योंकि वो रेयर एमंग रेयरेस्ट क्राइम कहते हैं। तो लेकिन और वो संविधान में उसका प्रावधान नहीं है कहीं, लेकिन वो दंडात्मक का प्रक्रिया के प्रावधानों में है, तो इसलिए उसमें उसको हैंगिंग होती है, उसको मौत की सज़ा होती है। तो एक्सेप्शंस को हमेशा जो यूएपीए का 43D5 का जो क्लॉज है वो बहुत स्पेसिफिक कहता है, और वो कहता है ये बात कि उसमें कि जो जज हैं उसके भरोसे के हिसाब से, एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजेज और द बेंच, यदि वो लगता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो ये लागू होगा और उसको बेल नहीं मिलेगा। और इस केस में जब जस्टिस अरविंद कुमार वाले बेंच ने ये माना कि उनको ये बात लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, तो इसीलिए दोनों इस अंद्राबी के केस में इन जजेस को लगाने की प्राइमा फेसी नहीं है। तो ये तो बेंच की बात है। इसमें दूसरे अपने सेना जी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें उठाया। मैं एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक और कह रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा, मैं इतना कह रहा हूँ कि और जैसे कि ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट देती है बहुत सारे विषयों में, नाली साफ होना चाहिए, पर्यावरण सुधरना चाहिए, मेरा मानना है सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है होनी चाहिए जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशरी की, एपेक्स कोर्ट की, कि वो जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए, अपना जजमेंट दे कि यूएपीए के मामले में या एमपीएमएलए कोर्ट के मामले में या कुल मिलाकर अमिताभ सिन्हा जी ये कहना चाह रहे हैं कि टिप्पणियां करते समय सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए, ये कहने की उनकी कोशिश है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही है जिसका जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन आशुतोष यहां पर ही सवाल उठता है, और मैंने 3 कानूनों का जिक्र इससे पहले किया था। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी हमने देखा था कि एनडीपीएस की धारा सेक्शन 37 के तहत उनको लंबे समय तक बेल नहीं मिल पाया था, लेकिन जब मामला चलने की बात आई, बेल मिला, तब उसी अदालत ने यह कहा कि कोई ज्यादा एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, और यही मामला कहीं ना कहीं उठता है। क्राइम एफएसी का मतलब ही यह है कि सीमित न्यायिक समीक्षा, क्या उसके आधार पर इतने लंबे समय तक जेल में रखना, क्या यह कानूनी मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या आपको लगता है कि संवैधानिक अधिकार का मामला है? साहिल, मुझे लगता है कि ये जो बेल का मामला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की लगातार गाइडलाइंस के बाद भी उसको लगातार फ्लाउट किया जाता रहा है, वो चाहे नॉर्मल केसेस हो या फिर यूएपीए के तहत केसेस हो। जो नॉर्मल केसेस हैं उसमें बिहार, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस आरवीएस कुमार का जो मामला था 2014 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की कि 7 साल से कम की सजा अगर किसी का कोई मामला है और उसमें अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता कि भाई इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो उनको लिखित में देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और अगर जज महोदय अगर उसको बेल नहीं देते तो उनको भी लिखित में देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और अगर वो गलत साबित हुआ तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर कहीं कोई किसी तरीके की जूं रेंगती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अब हम यूएपीए के बारे में बात करें, यूएपीए के बारे में जो जहूर अहमद शाह वताली का केस था 2019 में, जिसमें आर्टिकल 21 को बहुत सीमित तरीके से करने की कोशिश की गई थी, और जबकि यूएपीए के 43D/5 उसको एक तरीके से प्रोमिनेंट माना गया था। लेकिन जब 2021 में नजीब का केस आया, जो 3 जजेस की बेंच का मामला था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप आर्टिकल 21 एक मतलब किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को लंबे समय तक आप फ्लाउट नहीं कर सकते। कोई आदमी 5 साल तक जेल के अंदर बंद है और उसकी लिबर्टी अब जो है वो नहीं उसको मिल रही है, तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस लेट मी कंप्लीट, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे करता है।
तो जो नजीब का जो मामला था वही दरअसल 3 बेंच की जज थी, और जो 5 जनवरी को जो फैसला हुआ था उसको उसके आईने में रोशनी में देखना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब यूएपीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। 2024 में जस्टिस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी यही कहा था कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। यूएपीए के मामले में तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो आप किसी को जेल में डाल देते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल तक आदमी जेल में रहता है, और उसके बाद जो हमारे संविधान का मूल है लिबर्टी, उसको आप कर्टेल करते हो, पता चला 97% 98% में मामले में आदमी इनोसेंट साबित हो जाता है। तो छोटा सा बिल्कुल मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मामले को स्टेट की नजर से नहीं, प्रोसिक्यूशन की नजर से नहीं, बल्कि नागरिक की नजर से देखा जाना चाहिए और उसकी लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। नागरिक के नजर से अमिताभ सिन्हा जी। मैं बस छोटा इंटरवेंशन है। देखिए, आशुतोष मेरे मित्र हैं, इनको मैं निवेदन करूंगा कि अपने को पैनलिस्ट की बात को जरा ध्यान से सुने, नहीं तो इनको ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इनको अभी कहा कि इसके ऊपर में क्लियर ऑब्जर्वेशन ही नहीं देना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि ऐसे मामलों में जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसमें ट्रायल इतने टाइम फ्रेम में खत्म होना चाहिए। सिंगापुर में होता है, जैसे बहुत से डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है। 10 सेकंड। देखिए साहिल, दूसरी बात मैं खत्म साहिल 10 सेकंड, आशुतोष 10 सेकंड, मेरा समय खत्म हुआ है, 10 सेकंड। अमिताभ जी कह रहे हैं 24 मार्च 2026 को जो चीफ जस्टिस चलिए, मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है और आज की स्थिति में एक बार फिर इस बात को लेकर डिबेट छिड़ चुकी है कि क्या बेल मिलना अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है, या इसे किसी और तरीके से भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजर से भी इसे देखना चाहिए। तो इस पर बहस होती रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल